हेलो बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया है कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने अभी तक किया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हमने और इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है ये भी पढ़ा है। फिर हमने क्या किया? फिर हमने किया कूलॉम्स लॉ, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है वो देखा। थर्ड नंबर पे हमने क्या देखा? इलेक्ट्रिक फील्ड देखा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने वाली कुछ इमेजिनरी लाइंस बनाई जिनको हमने क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या देखी? प्रॉपर्टीज। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। बच्चों, इलेक्ट्रिक मतलब तो अब हमको पता है क्या होता है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, डाई मतलब दो, पोल रिप्रेजेंट करेगा पोलैरिटी को। तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे? चार्जेस होंगे। कितने चार्जेस होंगे? दो, बट दोनों की पोलैरिटी क्या होगी? अपोजिट होगी। एक अगर पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl हो गया। HCl यहाँ पे दो आयन से मिलकर बना हुआ है। कौन से आयन? एक हो गया H+ आयन और एक हो गया Cl- आयन। तो यहाँ पे कितना चार्ज है? +1 चार्ज है, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज है। और यहाँ पे कितना चार्ज है? माइनस चार्ज, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो यहाँ पे दो चार्जेस हो गए। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ सेपरेशन है। ये सेपरेशन मान लेते हैं 2a, जितना भी होगा। तो दो चार्जेस अगर एक दूसरे से कुछ सेपरेशन पे हैं तो ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। अगर मैं डाइपोल के टोटल चार्ज की बात करूं तो +1 -1, टोटल चार्ज तो जीरो हो गया। बच्चों क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन दिखाता है? चार्ज दिखाता है। तो यहाँ पे बच्चा क्या बोलेगा कि सर टोटल चार्ज तो जीरो है, और टोटल चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। बट ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब इलेक्ट्रिक इफेक्ट दो टाइप से शो कर सकता है। पहले तो हम डाइपोल की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म भी देखेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ ग्रुप ऑफ टू चार्जेस of equal magnitude but opposite polarity and have a separation between them। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो सेपरेशन 2a लिया जाएगा। 2a क्यों? इस डाइपोल का एक सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को बोल देते हैं O। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो a होगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? a। तो a + a 2a। ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 0, 0, a हो गया, या फिर ऐसे ना बोल करके a, 0, 0, और ये -a आएगा, और ये हो गया a, 0, 0। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डाइपोल क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू चार्जेस हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट पोलैरिटी एंड दे हैव सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये स्मॉल डिस्टेंस जो है ये एंगस्ट्रॉम्स में होती है। और डाइपोल का टोटल चार्ज कितना होता है? 0, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। अब यहां पे डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म होगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? पहले तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे P से। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, आइदर चार्ज, या तो ये चार्ज लेंगे या ये चार्ज लेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो कोई सा भी चार्ज ले लो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना होगा? 2a। तो 2a हो गया इनका सेपरेशन। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना आ गया? 2a⁵। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी। यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से कहाँ होगी?
पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यूनिट की बात करें, यूनिट तो देखो ये किससे किससे बना हुआ है, 2 तो एक कांस्टेंट है, इसकी तो यूनिट होगी नहीं। ए एक टाइप की डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है मीटर। क्यू चार्ज है, चार्ज की होती है कूलाम, तो कूलाम मीटर इसकी क्या हो गई यूनिट। तो हमने यहाँ पे 2 टर्म समझी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं वो देखेंगे। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइप से कैलकुलेट करेंगे। कैसे, एक कैलकुलेट करेंगे एक्सियल लाइन पे और एक करेंगे इक्वेटोरियल लाइन पे। ये एक्सियल लाइन क्या होगी, सपोज करो कि एक डाइपोल है, इस डाइपोल से इसके अलोंग पैरेलल एक एक्सिस पास हो रही होगी, जो कि इसके सेंटर से ही पास हो रही है, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है। इस एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे कोई एक पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखते हैं कैसे होता है। फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, फील्ड ऑन एक्सियल लाइन कंसीडर करते हैं 2 चार्ज, एक हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव, दोनों के बीच में जो सेपरेशन हो गया वो हो गया 2a। एक्सियल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये रहा सेंटर, सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, यहां पे कोई एक पॉइंट है S, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट की सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो कंसीडर करते हैं R। ठीक है, तो इस S पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज भी बनाएगा और नेगेटिव चार्ज भी बनाएगा। तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा निकलती है ना, तो इस चार्ज से बहुत सारी लाइनें निकलेंगी, कुछ लाइनें ऐसी भी होंगी या एक लाइन ऐसी भी होगी जो इस टाइप से पास होगी। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो E1 हो गया। सिमिलरली नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड होती हैं, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी जो कि माइनस क्यू की तरफ जाएगी। सो E1 and E2 are the electric fields due to charge plus Q and minus Q. Let plus Q and minus let E1 and E2 are fields due to plus Q and minus Q charge respectively. अब यहाँ पे देखना, मैंने E1 का एरो थोड़ा बड़ा बनाया है और E2 का एरो छोटा बनाया है। क्यों, इस पॉइंट से Q की डिस्टेंस तो पास है, मतलब ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज़्यादा है। तो डिस्टेंस जितनी कम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग, और डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना वीक। ठीक है, तो E1 अगर कैलकुलेट करें तो होगा कितना, देखते हैं। इस पॉइंट को A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको S बोल ही रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कौन से चार्ज के कारण बन रही है, इस चार्ज के कारण Q। यहां हम साइन नहीं लेने वाले, साइन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहां पे हम डायरेक्शन देंगे। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी डिस्टेंस है R में से अगर ये वाला पार्ट कट करें, इस वाले पार्ट को अगर कट करें तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। R में से A को हटा देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस A ही तो है, तो R माइनस A होल स्क्वायर, और डायरेक्शन कहाँ होगी, B से S की तरफ, इस डायरेक्शन में होगा ना, B टू S। सिमिलरली E2 अगर फाइंड आउट करें तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा बट डायरेक्शन अलग होगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, सॉरी मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, सॉरी ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस तो हो गई R और ये हो गई A, R प्लस A का स्क्वायर, और डायरेक्शन S टू B
ये वाली डायरेक्शन। अब देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू ज़्यादा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जिसकी वैल्यू कम है। तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो दोनों को क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू पुट करते हैं ये, E2 की वैल्यू पुट करते हैं ये, और डायरेक्शन कौन सी आएगी, नेट डायरेक्शन तो यही आएगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस ए होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेते हैं। Q दोनों में कॉमन आ रहा है, 1/4πε0 दोनों में कॉमन आ रहा है। डायरेक्शन B2S 1/4πε0 Q कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, 1/R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। यह आ गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या होगा, इस पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे। अब इस पूरी टर्म को सॉल्व कैसे करेंगे, तो बच्चों देखो क्या होता है, R माइनस ए होल स्क्वायर R प्लस ए होल स्क्वायर अगर एलसीएम लें, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, या इधर ही देखते हैं, R माइनस ए होल स्क्वायर R प्लस ए होल स्क्वायर, ये हो गया एलसीएम। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, R माइनस ए स्क्वायर से R माइनस ए स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, R प्लस ए होल स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R प्लस ए होल स्क्वायर से R प्लस ए होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, R माइनस ए स्क्वायर। ये हो गया Q अपॉन 4πε0। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर से फॉर्मूला भी खोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो बचेगा क्या, 4AR अपॉन, पावर सेम है ना, पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ था तो होल स्क्वायर और कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, जब हम ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म आएगी, यहाँ पे भी आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी। इधर आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म्स पॉजिटिव होंगी, इधर जो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर वाली टर्म है वो नेगेटिव होंगी, तो कट जाएंगी। बचेगा क्या, एक टर्म आएगी 2AR, यहाँ पे भी एक टर्म आएगी -2AR, लेकिन -2AR इस माइनस के कारण क्या हो जाएगी प्लस, तो 2AR प्लस 2AR कितना हो जाएगा 4AR, और डिवाइड में हो गया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल रहे थे डाइपोल के कारण, तो डाइपोल के कारण जब भी कुछ फाइंड आउट करेंगे ना, डाइपोल मोमेंट आना जरूरी है। क्या आना जरूरी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P आना जरूरी है। तो P क्या होता है, 2AQ, Q दिख रहा है, A दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, यहां से ले लेते हैं, तो 2AQ एक साथ लिख दिया, यहाँ पे एक 2 बचा हुआ है, 2 और R इसको लिख दिया एक साथ, और क्या बचेगा 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी जगह तो P लिख सकते हैं ना, तो हमारा E कितना हो गया 2RP अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे फील्ड कितना आ गया
2rp 4πε0 r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे केस भी आ जाता है। केस क्या आ जाता है, अगर डाइपोल शॉर्ट हो। पर जो शॉर्ट डाइपोल का मतलब क्या होगा कि ये तो हो गया डाइपोल। डाइपोल में ये जो सेपरेशन होता है ये एंगस्ट्रॉन्ग्स में होता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉन्ग कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वो 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर। अब यहाँ पे 10⁻⁻2 मीटर है और यहाँ पे 10⁻⁻10 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हो गई। मतलब कि क्या हुआ, r की वैल्यू a से ज़्यादा होगी तो r स्क्वायर की वैल्यू तो और ज़्यादा हो जाएगी, r स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी। तो इस छोटे नंबर को हम कैलकुलेशन से हटा सकते हैं, लेकिन कब, जब डाइपोल शॉर्ट होगा। शॉर्ट डाइपोल मैंने आपको बता दिया क्या होता है, r की वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हो गया डाइपोल शॉर्ट का केस। तो r स्क्वायर की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी a स्क्वायर से। a स्क्वायर शुड बी नेगलेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना आ गया, r की पावर 2 का स्क्वायर मतलब r की पावर 4, r की पावर 4 और ऊपर r, तो नीचे r की पावर 3 रह जाएगी। 2p/4πε0 r3। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल। ठीक है। अब हम क्या देखने वाले हैं, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे केस में। दूसरा केस क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, कंसीडर करते हैं कि ये वही डाइपोल है। डाइपोल का ये हो गया सेंटर, तो इस सेंटर से पास तो होगी लाइन, लेकिन डाइपोल के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी या डाइपोल के परपेंडिकुलर होगी, इस टाइप से। इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला चार्ज भी बनाएगा और ये चार्ज भी बनाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से लाइन ए से जाएगी, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ लाइन इस टाइप से आएगी। इसको डायग्राम से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन, कंसीडर करते हैं ये डाइपोल, माइनस चार्ज प्लस चार्ज, ये पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन हो गया। इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, -q + q, डाइपोल का सेंटर, सेपरेशन 2a, इक्वेटोरियल लाइन, ये पॉइंट S हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा निकलती है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एज्यूम कर लिया, E1। नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें खत्म होती हैं, एंड होती हैं, तो E2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस बार इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। सेम क्यों होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखते हैं 1/4πε0 q/डिस्टेंस। तो ये तो हो गया q का मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम है। डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ये है और यहाँ पे डिस्टेंस ये है, तो ये दोनों डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो इक्वली आएगी। देखते हैं, ये हो गया 90, ये भी हो गया 90, ये a, ये भी a, ये दोनों में कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। या फिर ऐसे नहीं करें, ये डिस्टेंस है a, ये डिस्टेंस भी है a,
ये पूरी डिस्टेंस कंसिडर करते हैं r। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस r। एक्सियल लाइन पे भी तो यही किया था, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना था सेंटर से डिस्टेंस पॉइंट तक की r ही तो ली थी। तो ये a है, ये r है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगी, यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूस इतनी ही आएगी। हाइपोटेन्यूस दोनों जगह सेम आ रही है, मतलब डिस्टेंस दोनों जगह सेम है। E1 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E1 और E2 फाइंड आउट करें, दोनों इक्वली होंगे। वैल्यू कितनी होगी? Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस है √a² + r², और इस पूरे का भी क्या होगा? स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ओके, तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, बट ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। हम क्या करेंगे, इसके भी कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे। कौन से कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा, एक वर्टिकल में आएगा। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल में आएगा, एक हॉरिजॉन्टल में आएगा। अब कंपोनेंट्स देखते हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो इस टाइप से ये पॉइंट एस है, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। इसको अगर E1 कंपोनेंट बोले तो यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा और ऊपर आ जाएगा E1 sin थीटा। इसका कंपोनेंट ये एंगल थीटा होगा, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। सिमिलरली E2 का देखते हैं। तो E2 के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है, ये Z बन रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा। तो E2 का, ये E2 है, ये एंगल थीटा है। तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? E2 cos थीटा, ये होगा E2 sin थीटा। तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट्स। अब साफ दिख रहा है कि दो कंपोनेंट्स तो इस टाइप से आए हैं। अब E1 और E2 दोनों में पहले ही सेम है, E1 E2 उनकी वैल्यू पहले ही इक्वल है। साइन थीटा भी दोनों जगह क्या होगा? सेम। तो ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। बट ये कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों मिल करके इस डायरेक्शन में क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 sin theta and E2 sin theta are equal but opposite in direction. Both cancel out each other. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। दोनों की वैल्यूज अगर सेम है, E1 और E2 अगर बराबर कर दें तो 2E1 cos थीटा हो जाएगा। 2E1 cos थीटा क्यों लिखा? क्योंकि E1 और E2 क्या थे? इक्वल थे। चल कोई नहीं, एक मिनट वेट, मैं इसको कंप्लीट कर दूँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना हो गया? E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा। E1 की वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से? यहाँ से। अंडर रूट का स्क्वायर है तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E कितना आएगा? 2E1
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और क्या आ गया cos थीटा। अब cos थीटा हमको गिवन नहीं था, हमने यहाँ पे थीटा एज्यूम किया था, तो जिन चीज़ों को एज्यूम करेंगे उन चीज़ों को एज इट इज एलिमिनेट भी करेंगे। तो cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम ट्रायंगल देखेंगे AOS, इन ट्रायंगल AOS में अगर cos थीटा फाइंड आउट करें, थीटा परपेंडिकुलर बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, अंडर रूट को पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। cos थीटा की वैल्यू आ गई, इसको एज इट इज पुट कर देंगे। पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, वी गेट E is equal to 2Q, E is equal to 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos थीटा, a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2। अब 2AQ की जगह तो हम रख देंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, एंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी 3/2। So this is the electric field due to electric dipole moment on equatorial line. Now special case, if r is greater than a, short dipole, if dipole is short, then we can say r square is very greater than a square, so a square should be neglect, r square अगर a square अगर गया तो r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, r की पावर 3 बचेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो हो गया P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था शॉर्ट डाइपोल के केस में, वो था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे शॉर्ट डाइपोल के केस में निकाला है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो डाइपोल अगर शॉर्ट हो और डिस्टेंस अगर सेम हो तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे रेशियो कितना होगा ये भी देख लेते हैं। एक्सियल पे था शॉर्ट डाइपोल के केस में 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, और इक्वेटोरियल पे अभी भी निकाला है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो डिवाइड देते हैं, एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल इक्वल टू 2 अपॉन 1। ये सारी टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, ओनली यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे अगर फील्ड का रेशियो देखें तो 1 होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एक्सियल लाइन पे ज़्यादा होगा और इक्वेटोरियल पे क्या होगा कम। किस केस में? अगर डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ से डिस्टेंस r, यहाँ से डिस्टेंस r, तो डिस्टेंस जब सेम हो तो कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा? एक्सियल पे ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू।